हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी उत्तराखंड एलटी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर उत्तराखंड एलटी एसएसटी की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जा रही है। इसी क्रम में हमने हिस्ट्री के 10 वीडियो चैनल पर डाले हैं। दोस्तों, यदि आपने नहीं देखे तो आप जाकर के उन वीडियोस को जरूर देखें। 10 वीडियोस आपको इकोनॉमिक्स के भी मिल जाएंगे। चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन्हें जरूर देखिए। और अभी जो हमारी टेस्ट सीरीज चली है वो ज्योग्राफी की चली है। उसके अंदर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। 4 वीडियोस दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी के आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर इनको भी देख सकते हैं। आज का हमारा दोस्तों 5वां वीडियो है, जिसके अंदर हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। यदि वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, सैल्वा वन कहाँ पर मिलते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, विषुवतीय प्रदेश में, मानसूनी प्रदेश में, भूमध्य सागरीय प्रदेश में या फिर टेगा प्रदेश में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, विषुवतीय प्रदेशों में। पूरा जो हमारा विश्व है उसको 12 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, विषुवतीय प्रदेश का एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश। ठीक है, भूमध्य रेखीय प्रदेश। और ये जो दोस्तों ये जो प्रदेश होते हैं ये 10 डिग्री उत्तर से और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में पाए जाते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि विषुवत रेखा पर जो ये सैल्वा वन पाए जाते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो देखिए, हम डायग्राम की मदद से समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारी अर्थ है और ये हमारी 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, जिसे हम विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा भी बोलते हैं दोस्तों। तो 10 डिग्री इसके उत्तर में और 10 डिग्री इसके दक्षिण में जो ये इलाका है, यहीं पर जो है ये विषुवतीय प्रदेश पाए जाते हैं। तो इनको सेल्वास भी कहते हैं। और ये यहाँ पर ब्राजील एक देश है, वहां पर जो है ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, शीतोष्ण तर्ण प्रदेश, विषुवतीय रेखीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश या फिर प्रेयरी प्रदेश। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, विषुवतीय प्रदेश। ठीक है, विषुवतीय प्रदेश जो है इन्हें हम भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ पर सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से महोगनी, सिनकोना, बांस, चंदन, रबड़, बेंत और ताड़, एबोनी और आबनूस जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। तो रबड़ जो है दोस्तों ये भी विषुवतीय प्रदेश की उपज है, यानी कि यहाँ पर ये रबड़ के पेड़ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन है विषुवतीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश या फिर मानसूनी प्रदेश। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, विषुवतीय प्रदेश। ठीक है, विषुवतीय प्रदेश को ही गर्म पेटी के रूप में भी जानते हैं। इस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर जलवायु जो है समान और तापमान वर्ष भर ऊंचा और उच्च वर्षा जो है यहाँ पर पाई जाती है। इस प्रदेश का औसत वार्षिक तापांतर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इस प्रदेश में वर्ष भर आर्द्र मौसम रहता है। यहाँ पर शीत ऋतु नहीं होती है। यहाँ पर रात को ही यहाँ पर शीत ऋतु कहा जाता है। इस प्रदेश में वर्ष भर सामान्य प्रकार की वर्षा होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि गर्म पेटी के नाम से विषुवतीय प्रदेश या फिर भूमध्य रेखीय प्रदेश को भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विषुवतीय प्रदेश में वर्ष भर तापमान उच्च रहता है क्योंकि इस प्रदेश में समुद्री हवाएं प्रवाहित होती हैं। विषुवत रेखा के दोनों ओर विस्तार है, जिससे सूर्य वर्ष भर सीधा चमकता है, जिससे तापमान ऊंचा रहता है। इस प्रदेश में गर्म आंधियां चलती हैं जो तापमान को उच्च कर देती हैं। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी, विषुवत रेखा के दोनों ओर विस्तार है, जिससे सूर्य वर्ष भर सीधा चमकता है, जिससे तापमान ऊंचा बना रहता है। तो ये यहाँ पे हमारा बी जो है वो राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हम डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। देखिए, ये हमारी अर्थ है और ये 0 डिग्री रेखा है जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं दोस्तों। और 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में इस इलाके में हमारे ये विषुवतीय वन पाए जाते हैं। ये हमारा सन है और जो सन की जो किरणें हैं वो यहाँ पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। बिल्कुल सीधी पड़ेंगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी। अगला प्रश्न है, विषुवतीय प्रदेश के निवासियों को अमेजन में रेड इंडियन, श्रीलंका में बेधा और न्यू गिनी में पापुआ कहा जाता है। इनको कांगो बेसिन में क्या कहेंगे। पिग्मी, पूनन, सेमांग, सकाई। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, पिग्मी।
अगला प्रश्न है हमारा, बागानी कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन है भूमध्य सागरीय प्रदेश, विषुवतीय प्रदेश, मानसूनी प्रदेश या फिर सवाना प्रदेश। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, विषुवतीय प्रदेश। अगला प्रश्न है, विषुवतीय प्रदेश में बागानी कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, मध्य अमेरिका या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण पूर्वी एशिया। अब बात करें अगर विषुवतीय प्रदेश की, तो इनको हम भूमध्य रेखीय प्रदेश भी बोलते हैं। इन प्रदेशों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये भले ही आर्थिक दृष्टि से महत्व ना रखते हों, लेकिन पारिस्थितिकी महत्व इनका बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर भारी जैव विविधता भी पाई जाती है और इसी वजह से यहाँ पर बागानी कृषि की जो दशाएं हैं वो काफ़ी अनुकूल यहाँ पर पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, विषुवतीय प्रदेश में घनी जनसंख्या नहीं मिलने का कारण क्या है? ऑप्शन है खनिज भंडार का अभाव, पर्वतीय भूमि की अधिकता, उपयुक्त जलवायु का अभाव या हाथियों की अधिकता। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त जलवायु का अभाव। अगला प्रश्न है, रोपण कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है? विषुवतीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश या फिर मानसून प्रदेश। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, विषुवतीय प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश भी कहा जाता है? सवाना प्रदेश, विषुवतीय प्रदेश, मानसून प्रदेश या फिर भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, मानसून प्रदेश। ये जो जलवायु प्रदेश हैं ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में पाए जाते हैं। ये प्रदेश व्यापारिक पवन की पेटी में आते हैं, जिनमें ऋतुवत उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकाव होता रहता है। इस जलवायु प्रदेश में मानसून प्रकार की विशिष्ट जलवायु पाई जाती है। 6 महीने पवनें सागर से स्थल की ओर और 6 महीने पवनें स्थल से सागर की ओर चलती हैं। इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म, शीत और वर्षा तीनों ऋतुएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है मुख्यतः गर्मी के अंत में? ऑप्शन है हमारे भूमध्य सागरीय प्रदेश, मानसूनी प्रदेश, विषुवतीय प्रदेश या फिर प्रेयरी प्रदेश। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, मानसूनी प्रदेश। मानसूनी प्रदेश की बात करें तो इनको उष्ण मानसून प्रदेश भी बोलते हैं। ये 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में पाए जाते हैं और ये जो प्रदेश हैं ये व्यापारिक पवन की पेटी में स्थित हैं। इस जलवायु प्रदेश में मानसून प्रकार की विशिष्ट जलवायु पाई जाती है। 6 महीने जो पवनें हैं वो सागर से स्थल की ओर और 6 महीने पवनें स्थल से सागर की ओर को चलती हैं। और इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म, शीत और वर्षा तीनों ऋतुएं पाई जाती हैं। और यहाँ पर जो अधिकतर वर्षा होती है दोस्तों ये गर्मी के टाइम में होती है। ठीक है, गर्मियों के टाइम में यहाँ पर ज्यादातर वर्षा होती है। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रदेश है मानसून प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, विषुवतीय प्रदेश या फिर पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, मानसून प्रदेश। मानसून प्रदेश को ही ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रदेश भी कहते हैं। इस प्रदेश में तीनों ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु भी पाई जाती है, शीत ऋतु भी पाई जाती है और वर्षा ऋतु भी पाई जाती है। और यहाँ पर जो अधिकतर वर्षा होती है वो ग्रीष्म ऋतु में ही होती है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा का स्थान किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? विषुवतीय प्रदेश में, मानसून प्रदेश में, शीतोष्ण तृण प्रदेश में या फिर पश्चिम यूरोपीय प्रदेश में। बी हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर, मानसून प्रदेश में। सबसे अधिक वर्षा का जो स्थान है वो किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? मानसून प्रदेश में। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंदर आते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय तृण प्रदेश, मानसून प्रदेश, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश या फिर सवाना प्रदेश। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, मानसून प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस देश में मानसून प्रदेश का विस्तार नहीं पाया जाता? ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, फिलीपींस या फिर मलेशिया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर, मलेशिया। अगला प्रश्न है, मानसूनी प्रदेश को कहा जाता है वृद्धिशील प्रदेश, उद्यमशील प्रदेश, क्षीण कारक प्रदेश या अवरुद्ध विकास का देश। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, वृद्धिशील प्रदेश या फिर विकास का प्रदेश भी कहा जाता है इसको, मानसून प्रदेश को। अगला प्रश्न है हमारा, प्राकृतिक प्रदेश को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? जलवायु, स्थल रूप, मिट्टी या फिर वनस्पति। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा जलवायु।
अगला प्रश्न है, विश्व को प्राकृतिक प्रदेश में बांटने का प्रथम प्रयास किसने किया था? ऑप्शन है हमारे हर्बर्टसन, व्हिटलसी, टेलर या फिर हार्टसोन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्टसन। अगला प्रश्न है, हर्बर्टसन के प्राकृतिक प्रदेशों के विभाजन का आधार क्या था? प्राकृतिक वनस्पति, स्थल रूप, जलवायु, वर्षा तथा वनस्पति। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, जलवायु। हर्बर्टसन ने जलवायु के आधार पर ही प्राकृतिक प्रदेशों को बांटा था। अगला प्रश्न है, किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है? जलवायु व प्राकृतिक वनस्पति की, जलवायु और व्यवसाय की, मृदा और जल निकास की, आर्थिक और प्रजातियों की। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा जलवायु व प्राकृतिक वनस्पति की। अगला प्रश्न है, सामान्यतः विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? 8, 10, 11 या फिर 12। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12। आज का लास्ट प्रश्न है हमारा, किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे विषुवतीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, मानसून प्रदेश या फिर भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए, विषुवतीय प्रदेश। गर्मी बहुत ज्यादा होने के कारण आलस भी ज्यादा होता है, तो इसलिए विषुवतीय प्रदेश को आलस का प्रदेश भी कहा जाता है। तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करे हैं। तो इसी तरह से चैनल पे वीडियोस आती रहेंगी दोस्तों, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।